चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में किरचॉफ्स वोल्टेज किरचॉफ्स करंट लॉ कंप्लीट पढ़ चुके थे, और अभी जो हमारा टॉपिक है जो हमें स्टार्ट करना है वो है इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, और ये लास्ट सेक्शन है चैप्टर का। इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, ठीक। इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, देखिए एक बात समझिए, अगर मैं सेल की बात करूंगा तो सेल में कितनी एनर्जी होती है। बच्चे एक बात क्लियर है कि सेल के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के टुवर्ड्स होता है। तो आई का फ्लो हाँ पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स होगा, ठीक है। एग्जैक्टली जो जो करंट का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में चार्जेस का भी फ्लो होता है। दिक्कत तो नहीं बेटा? ओके, मान लेते हैं एंड पे आपका पोटेंशियल जो है वो V है और इस एंड पे पोटेंशियल मान लीजिए ये V, ठीक। इन दैट केस वर्क डन कितना होगा सेल का? वर्क डन बाय सेल कितना होगा? इज इक्वल टू W इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम लोग? W एक्सटर्नल इज इक्वल टू V इंटू Q, ये तो होगा वर्क डन इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज या चार्ज इंटू वोल्टेज, जो भी कह लो, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू Q इंटू V, ठीक। वर्क डन सेल का कितना होगा? Q इंटू V। ओके फाइन है। आगे देखो, एनर्जी जितना वर्क डन होगा उतनी ही एनर्जी भी जनरेट होती है, ठीक है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं देयरफॉर दैट एनर्जी जनरेटेड बाय सेल इज इक्वल टू Q इंटू V। जितना वर्क डन होता है बेटा उतनी एनर्जी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? की आवाज नहीं आ रही बच्चे। पावर इज व्हाट? एनर्जी अपॉन टाइम, राइट। एनर्जी इज QV अपॉन T, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे यहाँ पे Q अपॉन T क्या होता है बेटा? I। सो पावर इक्वल टू हम लोग V इंटू आई भी कह सकते हैं, ठीक है। पावर इक्वल टू V इंटू आई भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, next let us suppose I ask a question that there is a cell जिसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट का और जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का। तो पावर कितना होगा इस सेल का? क्या होता है? P इक्वल टू V इंटू आई, 12 वोल्ट, आई है 2 एम्पियर, तो 24 वॉट का 24 वॉट का सेल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पावर इन रजिस्टर, ठीक। पावर इन रजिस्टर या एनर्जी या पावर जो भी कह लो, एक रजिस्टर की बात करते हैं पहले। ये रजिस्टर है, रेजिस्टेंस R है, करंट I फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ठीक। मानते हैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट है, ठीक बेटा।
ओके तो पावर डेसिपेटेड कितना होगा? पावर डेसिपेटेड, पावर तो मैंने निकाला, पावर डेसिपेटेड इज VI। V इंटू आई, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ओके हमें पता है जब रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, रजिस्टर्स जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनके अक्रॉस जो उनके उन सारे रजिस्टर्स में जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो रजिस्टर्स अगर सीरीज में है तो P आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं, और अगर पैरेलल में है तो P इक्वल टू वोल्ट V स्क्वायर अपन आर लिख सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। ये सीरीज के लिए हम यूज कर सकते हैं और ये पैरेलल में यूज कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओके आगे देखो। मान लीजिए सपोज आपका ये सेल है, और सेल जब डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज के टाइम पे क्या होता है, इसकी करंट जो है वो रिलीज होती है, करंट वो जनरेट करता है, करंट वो देता होता है, तो वो डिस्चार्ज होता रहता है। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में बेटा इसकी पोटेंशियल मान लो मैं बोलता हूँ V है, तो ये पावर कितना जनरेट करता होगा? VI है ना, ये चार्ज हो रहा है। जब सेल को एनर्जी मिलेगी तो ये चार्ज होगा। ठीक है, इस टाइम पे पावर कितना डिसिपेट करेगा? ये भी VI है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। पावर हमेशा VI, always true, power is equal to VI is always true for any kind of appliance, चाहे वो सेल की बात करो या रेजिस्टेंस की बात करो, P equal to VI always true। अब बात करते हैं एनर्जी डेसिपेशन की। बात करते हैं एनर्जी डेसिपेशन की। ठीक बच्चे देखो, पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अगर if we talk about unit, if you talk about the small consumption of energy, then we can write dE upon dt। ठीक, then we can write that dE is equal to P into dt। ये इंस्टेंट पावर, इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं, और जब करंट वेरिएबल हो तब की बात कर रहे हैं। अगर मान लो किसी सर्किट में करंट वेरिएबल हो तो करंट वेरिएबल के केस में पावर कितना जो है कंज्यूम होगा वो निकालते हैं, एनर्जी कितना कंज्यूम होगा वो निकालते हैं। ठीक, तो D इक्वल टू P इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ पे इफ I इज वेरिएबल। ठीक है, सो आप क्या करोगे, इनको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करोगे तो ये E आ जाएगा, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, I स्क्वायर R इंटू डी टी।
ठीक है, टाइम 0 से लेके टी तक। ठीक, ये आपका होगा एनर्जी का एक्सप्रेशन Yes. in terms of current when the current is variable. But if I is constant, अगर I constant है then in that case energy equal to I square RT. पढ़े होगे क्लास 10th में, हीट इक्वल टू H इज इक्वल टू I square RT. तो H बोलो E बोलो, एक ही बात है ना. E is also V square upon R into T, यानी पावर into T, and E is also V into I into T. I स्क्वायर RT भी कह सकते हो, H इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T भी कह सकते हो, और E इक्वल टू V इंटू I इंटू T भी कह सकते हो. कोई दिक्कत? जल्दी से. बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो तुम. चलो, अगर समझ में सब कुछ आता है तुमको एक बार में, तब तो बहुत अच्छे बच्चे हो. और अगर समझ में नहीं आता तब भी हाँ कहते चली जाती हो, यस कहते चली जाती हो, फिर तो सबसे गंदे बच्चे, सबसे गंदे बच्चे. Let us suppose I say कि a 2I current is flowing in the 2 ohm resistor. We need to calculate energy to calculate E at T is equal to 3. At T is equal to 3. तो अगर करंट 2 एम्पियर है या 2 एम्पियर है, तो आपको कैलकुलेट करनी है एनर्जी एट टाइम इक्वल टू 3 सेकंड. 3 सेकंड पे एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा वो निकालना है. तो E इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर टी. आई की वैल्यू दी है 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 2 है और टाइम कितना 3 है. 4 टू जा 8, 3 जा 24 जूल. 24 है ना. कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके. नहीं सही है क्वेश्चन. If I say that resistors, if the resistance is 2 ohm and if a current of I is equal to 2T is flowing into the circuit, we need to calculate E at T equal to 2 second. अब निकालना आपको करंट. यहाँ पे करंट वेरिएबल है. करंट क्या है? वेरिएबल है. टाइम के अकॉर्डिंग करंट चेंज, टाइम डिपेंडेंट करंट है. तो देन E इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी. पीछे बताया ना फॉर्मूला, भूल गए? हाँ, इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन. ठीक है. ओके. आई कितना बेटा, 2T का स्क्वायर तो आर इंटू डी टी. आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा. तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4T स्क्वायर. डी टी 4 बाहर आएगा तो 4 आर हो जाएगा. और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब अपॉन 3. हाँ, ये तो आपको पता ही होगा, है ना. तो ये होगा 4R T क्यूब अपॉन 3. एनर्जी निकालनी है टी इक्वल टू 2 सेकंड पे. निकाल लेते हैं हम लोग. तो E इज इक्वल टू 4 इंटू आर की वैल्यू है 2 ओम और टी की वैल्यू है 2, तो 2 का क्यूब अपॉन 3. ठीक है. तो 8 इंटू 4 टू 8 इंटू 2, 8 अपॉन 3, 64 अपॉन 3 जूल. सही है, बोलो. कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके. एक सिंपल क्वेश्चन दो, करोगे? ये 12 वोल्ट है, ये 2 ओम का करंट है, ये 3 ओम का करंट है और ये 6
ओम का सॉरी रेजिस्टेंस है सारी सारे, ठीक। इफ अ करंट ऑफ I इज फ्लोइंग इनटू द सर्किट, ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड एनर्जी स्पेंट इन 3 ohm रजिस्टर, 3 ohm रजिस्टर। इस 3 ohm में कितना एनर्जी स्पेंट हुआ होगा। एनर्जी जनरेटेड जो भी कह लो, एनर्जी कितना स्पेंट हुआ है वो निकालना है इन 3 सेकेंड्स। कितनी देर में? 3 सेकेंड्स में। सेकेंड पार्ट है इसका, दैट एनर्जी स्पेंट, फाइंड एनर्जी स्पेंट इन होल सर्किट, इन 3 सेकेंड। तो पहले तो 3 ओम में निकालना है कि एनर्जी स्पेंड कितना होगा 3 सेकंड में। दूसरा पार्ट है कि होल सर्किट में एनर्जी स्पेंड कितना होगा 3 सेकंड में। सिंपल बेटा एक बात बोलो, एडजस्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करोगी? बोलना एडजस्ट, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगी? E इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू ई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक। यानी कि आपको 3 ओम रजिस्टर में करंट भी चाहिए। थ्री ओम के अंदर आपको करंट भी चाहिए। रेजिस्टेंस तो पता है आपको, आर, टाइम भी पता है आपको, 3 सेकंड्स। करंट चाहिए आपको, करंट कैसे निकालोगे? करंट कैसे निकालोगे? सोचो सोचो सोचो, एडजस्ट सोचो। करंट निकालने के लिए आपको होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले। आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट जब निकाल लोगे तो आई की वैल्यू निकालो, टोटल आई की वैल्यू। जब टोटल आई की वैल्यू निकलेगा तो उसके बाद फिर तुम वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम निकालना। जब वो निकल जाएगा तो फिर तुम्हारा वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम और वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम, ये तो इक्वल होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल में है, ये आ जाएगा। जब ये तुम्हारा आएगा तब जाके तुम I1 और I2 निकाल सकते हो। समझ गया स्टेप? एडजस्ट, कॉपी नहीं फाड़नी है, कॉपी नहीं फाड़नी, क्वेश्चन सॉल्व करना है। One over और और इक्विवेलेंट कितना है बोलिए? 2। वेरी गुड। चलो अब भी निकालो, टोटल आई निकालो। आर इक्विवेलेंट 2 आया, पूरे सर्किट का 2 आया। नहीं, अच्छा तो नहीं 3 और 6। अच्छा ये 2 हम तो तुम पिटोगे क्या? ये वाला दिखा नहीं।
हाँ बेटा, तो ये 3 और 6 का पहले निकालिएगा तो 2 होगा, और ये 2 + 2 4 हो जाएगा। ये तो सब सिंपल क्वेश्चन है यार। 4 होगा। हाँ, ये हाँ, 2 हम दिखा नहीं है। आई निकालो, टोटल आई निकालो। ओके सर। टोटल आई निकालो, जल्दी से निकालो। टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारा 4 ओम है, टोटल करंट कितना होगा? 28 28। अरे क्या कर रही हो ये तुम? 48 अरे भाई 48 साहब, तुम पिटोगी क्या? I = V/R होता है ना। वोल्टेज 12 है, आर कितना है? 4। 3 एम्पियर होगा ना। क्या कर रही हो तुम? यस सर। अब बताओ, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर Yes, कितना sir. होगा? जल्दी बोलो। ये जो एक हद है, ये तो मिनट। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, ये 10वीं क्लास का सवाल है, तो था ही नहीं। I3 है, तो भी R2 है, 36 तुम पिटने वाले हो एडजस्ट, तुम, मुझे समझ में आ गया आज। ये वो यहाँ पे तुम्हें निकालना है रजिस्टर वोल्टेज, 2 है, इसके अक्रॉस तुम्हें रजिस्टर वोल्टेज 2 है निकालनी है, हमारा। इसके अक्रॉस ये। इसमें करंट कितना अच्छा, फ्लो करेगा बोलो? इसमें करंट कितना फ्लो करेगा पहले बोलो वो? current as equal to V by, it means V 12 into 6. करंट तो 3 एम्पियर ही तो फ्लो करेगा ना। जब करंट 3 एम्पियर है तो I × R होता है फॉर्मूला। तो I कितना है? 3 एम्पियर। R कितना है? 2 ओम, 6 वोल्ट। 6 हाँ 6 तो 12 वोल्ट में से 6 वोल्ट ये अकेला खा जाएगा, बाकी 6 वोल्ट किसको मिलेगा? इन दोनों को मिलेगा, 3 ठीक है। बाकी 6 वोल्ट इस 3 ओम को भी मिलेगा और इस 6 ओम को भी मिलेगा। तो अब तुम्हें 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज मालूम पड़ गया? अरे बोलो ना, कितना आया? 6 ओम आया, है ना। अब I1 I2 की वैल्यू बोलो जल्दी से। अब I1 I2 की वैल्यू बोलिए जल्दी से। I1 = क्या होगा? V/R होगा नहीं होगा? बोलो। वोल्टेज कितना है? 3 ओम के क्रॉस 6 है, अपॉन 3। 6/3 ये होगा 2 एम्पियर। I1 होगा 2 एम्पियर और I2 की वैल्यू होगी 1 एम्पियर, क्योंकि टोटल 3 था। अगर 3 ओम को मिल गया 2 एम्पियर तो 6 ओम को मिलेगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। ओम रजिस्टर के क्रॉस तुम्हें करंट निकालना था, 3 ओम रजिस्टर के क्रॉस निकल कितना आया बोलो? 2 एम्पियर। अब उसके क्रॉस एनर्जी निकालनी है, तो E = I² RT, यानी कि I1² RT। एनर्जी अक्रॉस 3 ओम इज इक्वल टू I1² × R × T। तो ये होगा 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 3 है, और टाइम कितना है? 3 सेकंड है। 3 3 9 9 36 36। ये क्रॉस 36 जूल। बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन एडजस्ट तुम नहीं कर पाओगे तो फिर हम बताओ क्या करेंगे? हैं? हाँ, बड़ा मुझे वो खराब लगा आज। मुझे मैं आई एम फीलिंग हर्टेड। सेकंड पार्ट में क्या है? टोटल पूरे सर्किट के क्रॉस एनर्जी निकालनी है। पूरे सर्किट में एनर्जी स्पेंड कितना हो ये निकालना है। ये निकाल के बताओ। अगर तुमने ये सेकंड वाला पार्ट कर लिया तब मुझे यकीन होगा कि तुम्हें फर्स्ट वाला पार्ट समझ आ गया। एनर्जी स्पेंड इन होल सर्किट में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? I² RT। तो होल सर्किट का और R I पता है आपको? होल सर्किट का R पता है? I पता है? बोलो सर कितना है? होल सर्किट का R बोलो सर क्या कितना? 4 आया था। और 4 I बोलो, I बोलो होल सर्किट का
I3। तो सब कुछ तो पता ही है तुमको, हाँ सर। और टाइम तो लिखा हुआ है 3 सेकेंड। यस सर। क्या एडजस्ट, तुम भी बताओ, तुमने मुझे सैड कर दिया। 108 कितना आया? 108। 108 करेक्ट है। तो E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, करंट है 3 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस है टोटल 4 इंटू टाइम है 3, 3 3 9, 3 27, 4 जा 108। 108। ठीक है, चलो अब किसी बल्ब के अंदर क्वेश्चंस, जो बल्ब बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। यस सर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बल्ब है, मेरी ड्राइंग पे हंसना मत, ठीक है। जैसे मान लो ये बल्ब है, ठीक, एंड ऐसे ही होता है ना, यस कुछ कैसा होता है, ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से। यस थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ मैं इसको। ये फिलामेंट है तुम्हारा बल्ब का, ठीक है। एनीवे जो भी है, ये बल्ब है। आप देखोगे कि बल्ब पे रेटिंग लिखा होता है 100 वॉट। खैर आज के तारीख में तो बल्ब यूज नहीं होता है, आज की तारीख में तो खैर सब एलईडी यूज करते हैं, और फिर सीएफएल यूज करते हैं या फिर ट्यूबलाइट यूज करते हैं। आज शायद तुमने कभी देखा हो, येलो वाला बल्ब देखा है कभी तुमने? देखा है सर, देखा है। हाँ, कुछ ऐसी गोल फ्यूज सा होता है ना। होता है एकदम। हाँ, उसके अंदर एक फिलामेंट दिखता होगा, ऐसी कुछ स्प्रिंग टाइप। हाँ टंगस्टन। हाँ, टंगस्टन टंगस्टन वायर का बना होता है, एग्जैक्टली। टंगस्टन क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? हाँ, मेटल। कंडक्टर है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर है। इंसुलेटर। इंसुलेटर हीट कंडक्ट करता है, अच्छा, वो गर्म हो जाता है। तो हीट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है ना कंडक्ट वो। करता होगा, क्या हुआ? कर रहा होगा सर। क्या हुआ? कंडक्टर। कंडक्टर हुआ, ठीक है। वो असल में प्योर मेटल नहीं, वो एलॉय होता है। एनीवेज, तो 100 वॉट की रेटिंग लिखी होती है, नीचे लिखा होता है 220 वोल्ट। देखा होगा आप, जो भी आपके पास, जैसे आपके मोबाइल का जो चार्जर है, उस चार्जर एडोप्टर पे देखना, उस पे लिखा होता है समथिंग 6 वोल्ट, 12 मेरे एडोप्टर जो मेरे पास रखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ इस पे लिखा है इनपुट 100 टू 220, 100 टू 240 वोल्ट, ठीक है। और 0.5 एम्पियर, 5 वोल्ट पे 2 एम्पियर और 9 वोल्ट पे 2 एम्पियर। इसमें लिखा हुआ है कि कितने वोल्टेज पे कितना करंट मिलेगा। और खैर ये तो क्योंकि अडेप्टर है, ये तो डीसी में कन्वर्ट करता है, तो ये तो इसकी बात नहीं करेंगे। जैसे मान लो तुम बल्ब देखोगे या कोई भी आयरन देखोगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखोगे, तो उसके ऊपर एक रेटिंग लिखी होती है पावर की और वोल्टेज की। यानी कि अगर इस बल्ब को मैं देखो, ये 100 वॉट और 220 वोल्ट का मतलब ये रेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिंग, रेटिंग। ठीक है। यानी कि इस बल्ब को 220 वोल्ट पे कंज्यूम करेंगे या ऑपरेट करेंगे तो 100 वॉट का पावर डिसिपेट करेगा। और 100 वॉट का पावर का मतलब है, 100 वॉट पावर का मतलब है 100 जूल पर सेकेंड। यानी इस बल्ब को जब मैं 220 वोल्ट पे ऑपरेट करूंगा तो 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा ये। 220 वोल्ट पे 220 वोल्ट पे इस बल्ब को ऑपरेट करूंगा तो 1 सेकंड में 100 जूल की एनर्जी ये खर्च करेगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा बल्ब मेरे पास, लेटर सपोज मेरे पास कोई दूसरा बल्ब है, ठीक है, और इसका कैसा बना दिया, ठीक है, इस पे लिखा 50 वॉट, 50 वॉट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि 220 वोल्ट पे 50 जूल की एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम करेगा। तो ये एनर्जी कम कंज्यूम करेगा, तो ये ब्राइटर कम होगा, ब्राइटर कम होगा। और जो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा वो ब्राइटर ज्यादा होगा। बात क्लियर है? यस। ठीक है।
तो ये होगा लेस ब्राइटर, या यूं कह लो इसको डिम कह लो, सिंपल। yes, ये डिम दिखेगा bright. आपको और ये आपको ब्राइट दिखेगा, सिंपल। ठीक है, ओके। तो ये इसका मतलब क्या, 50 वॉट का मतलब क्या है, 50 जूल। ये कम एनर्जी कंज्यूम करेगा तो कम देगा per आ, second. हाँ कम लाइट देगा, कम एनर्जी देगा, एनर्जी कम कंज्यूम करेगा तो कम देगा भी, सिंपल है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी के बेस पे। जैसे मान लो मेरे पास Yes. एक बल्ब है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी ड्राइंग कैसी है जस? ड्राइंग भी फिजिक्स जैसी तो नहीं है? ऐसे हैं? वैसे ड्राइंग पता नहीं सब बनाया थी। ड्राइंग ठीक है, बढ़िया है, नहीं सब बढ़िया नहीं है, मतलब कि कंपैरेटिवली तो ठीक ही होगी, फिजिक्स से ठीक तो अच्छी होगी। सर। हाँ वही पूछना चाहता, फिजिक्स से तो अच्छी है ना कम से कम। चलो ठीक बच्चे, ये देखो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक बल्ब को कन्वर्ट करता हूँ, मेरे पास एक बल्ब है 220 वोल्ट पे 100 वॉट का पावर कंज्यूम करता है। मैंने बोला कि ये फिलामेंट है, मैंने बोला कि इस बल्ब को अगर मैं 110 वोल्ट पे 110 वोल्ट पे यूज करूं तो ये पावर कितना कंज्यूम करेगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अगर एक बल्ब है जो 220 वोल्ट पे 100 वॉट का पावर कंज्यूम करता था, डिसिपेट करता था, तो अगर इफ द सेम बल्ब इज यूज्ड एट 110 वोल्ट, आपने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, तो ट्रेन में जब ट्रैवल करते हो तो देखोगे ट्रेन यस में जो चार्जिंग का प्लग होता है उस पर लिखा होता है 110 वोल्ट लिखा होता है, कभी देखा, गौर किया है? और नहीं कैसे। गौर नहीं किया, गौर करना अगली बार से। जब ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो ट्रेन का जो चार्जिंग प्लग है उस पे लिखा होता है बाकायदा 110 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि 220 वोल्ट आपके घरों में होता है और 110 वोल्ट आपके ट्रेन में होता है, यानी कि 220 वोल्ट पे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है आपका अप्लायंस, और 110 पे यानी कि कम वोल्टेज पे कम एनर्जी कंज्यूम करेगा, यानी कि वो देर से चार्ज होगा तो आपके ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग स्पीड स्लो हो जाती है सेम चार्जर से, और आपके घरों में सेम चार्जर जो है मोबाइल को चार्ज फास्टर करता है कॉम्पिटिटिवली। ठीक, तो पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है कि अच्छा एक चीज और है कि और ये कौन ब्राइटर जलेगा, ये ए वाला कंडीशन या बी वाला कंडीशन? ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करो कि क्योंकि बल्ब सेम यूज हो रहा तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो। आर इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन पी, क्योंकि पी इक्वल होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना? स्क्वायर अपॉन पी। हाँ तो 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितना, 100 वॉट। जीरोज ने जीरोज को मार डाले तो आएगा 484। यानी कि इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 484। बल्ब सेम है तो रेजिस्टेंस सेम होगा। अब रेजिस्टेंस अगर आपको मालूम पड़ गया तो आप इसका पावर कैलकुलेट कर सकते हो। वी स्क्वायर अपॉन आर, वी कितना है 110 इंटू 110 अपॉन रेजिस्टेंस है 484। ये होगा 10 11 से 10 टाइम्स में, तो ये 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 11 से 10 टाइम्स में 11 4 जा 44। अब ये 4 से ये 25 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये भी 5 टाइम्स में, तो ये कितना होगा 25। तो कभी इस बात पे गौर न, कभी इस बात को इस तरीके से मत समझना कि वोल्टेज को हमने हाफ किया है तो पावर भी हाफ हो जाएगा, नहीं। देखो वोल्टेज को हाफ करने पे पावर आपका पहले 100 था, अब देखो पावर 25 हो गया, यानी कि ये पहले ब्राइटर जल रहा था, अब ये काफी डिम हो जाएगा। ठीक है, जिसका जितना पावर उतना ब्राइटनेस, इट मींस ब्राइटनेस डिपेंड्स अपॉन द पावर, सिंपल है, ब्राइटनेस डिपेंड्स अपॉन द
पावर, और पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पावर एंड रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तब, लेकिन अगर पैरेलल में हम कनेक्ट कर देंगे तो पैरेलल में कनेक्ट करने पे पावर, सॉरी, पैरेलल में कनेक्टेड हो तब, क्योंकि पैरेलल में ही P इज इक्वल टू वी। देखो देखो यहाँ देखो, मैंने बोला आपको दैट जब कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हो तो आप लिखो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यानी इस केस में आर को बढ़ने पे पावर इंक्रीज करेगा और आर के घटने पे पावर डिक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक बेटा? यस सर। ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे एक मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तुमको, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो तो गौर करें, पावर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रजिस्टर्स के क्रॉस सेम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। V स्क्वायर अपॉन R, राइट। अब यहाँ पे P और R का R रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे तो P कम्स आउट टू बी P comes out to be inversely proportional to R, right? It means here if you increase resistance, your power will decrease, and here if you decrease resistance, your power will increase. So always make sure if the resistors are connected in series, then on increasing R, P will increase. But if the resistors are connected in parallel, in that case, on increasing R, P will decrease, isn't it? कोई दिक्कत है? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। नहीं सर, ये इनवर्स वाला है। ओके, तो एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूं? यस सर। पक्का बताओगी सही से जवाब? Let us suppose these are three bulbs connected in series with a potential source of 220 volt. The ratings of different bulbs are given as let us suppose ये 100 watt का रेट पावर डिसिपेट करता है, और ये 50 वॉट का पावर डिसिपेट करता है, और ये 25 वॉट का पावर डिसिपेट करता है। सब के सब 220 पे ही इतना डिसिपेट करते हैं। 220 वोल्ट, ये भी 220 वोल्ट, ये भी 220 वोल्ट। ठीक। माय क्वेश्चन इज दैट व्हिच इज ब्राइटेस्ट, इसमें से सबसे ब्राइट कौन जलेगा? बेटा क्वेश्चन का जवाब एकदम सोच 100 वॉट। हाँ 220, ये 24 वॉट ले रहा है, ये 50 है, तो तो वो 100 वॉट। 100 वॉट। सीरीज में ये बल्ब नंबर 1 है, बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 3। चलो जल्दी से सॉल्व करो बेटा। ऐसे नहीं बोलना है ना, ऐसे जवाब नहीं देते बिना सोचे समझे ना, सोच समझ के जवाब दिया जाता है। ट्वेंटी वोल्ट सबको मिल 220 वोल्ट पे सबके पास है, ये 100 वोल्ट पे चल रहा है, ये 50 पे चल रहा है, 25 पे चल रहा
सर जो पावर देगी। मैंने क्या बोला सीरीज कॉम्बिनेशन में एडजेस रिलेशन, क्या बोला आपको? इतना कंफ्यूजन क्यों आपने हो रहा है? सर कंफ्यूजन आपने कहा कि आपने कहा जब रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर भी कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हाँ होगा तो हाँ पावर ज्यादा होगा। एग्जैक्टली ये बताना रिलेशन आपको, ये रिलेशन है आपके पास, हाँ जी। इसे मैंने सामने ही क्वेश्चन लिखा है, राइट? अब देखिए बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर मैं अपना नोट कर लिया, मैं इसको मिटा दूं? हाँ सर, मेरा 220 वोल्ट 221 अच्छा ये बताओ कि तुम नोट करती हो या फिर स्क्रीनशॉट लेती हो? सर सच नोट बताना एकदम, करती हूँ। पक्की यस बात? सर, अच्छा तो यस ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। देखो तो इसमें रजिस्टर्स अगर आप कैलकुलेट करोगे, देखो ये 100 वॉट 220 वोल्ट पे, 150 वॉट 220 वोल्ट पे, और 25 वॉट 220 वोल्ट पे, है ना? ये है। लेकिन देखो मतलब समझो, ये यस 100 वॉट 220 वोल्ट पे, यानी कि पूरा 220 वोल्ट अगर पहले बल्ब को मिलेगा, तब वो 100 वॉट का पावर डिसिपेट करेगा। 50 सेकेंड बल्ब में देखोगे 220 वोल्ट पूरा मिलेगा, तब वो 50 वॉट का पावर डिसिपेट करेगा। थर्ड के केस में 25 वॉट डिसिपेट अच्छा, पावर करेगा जब 220 वोल्ट पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा तो होता पूरा नहीं है। तो मिलेगा नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा में नहीं होता नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल वोल्टेज है यहाँ पे 220, तो फर्स्ट को वोल्टेज अलग मिलेगा, डिवाइड सेकंड हो को वोल्टेज जाएगा। अलग मिलेगा, थर्ड को वोल्टेज अलग मिलेगा। है ना? यानी यस कि सर, यस सर। यानी कि P1 जो असल में P1 होगा, वो क्या होगा? P1 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1। स्क्वायर यानी कि तुम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, यहाँ से चाहो हो तो आप रेजिस्टेंस निकाल दो। देखो यहाँ पे लिखो फॉर्मूला, P इज इक्वल टू V स्क्वायर 220 का अपॉन R, स्क्वायर और यहाँ पे R1 निकालोगे तो V स्क्वायर अपॉन P1। वोल्टेज कितना है? 220 इंटू 220 220 अपॉन पावर कितना? 100। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 0 484। कट 220 यानी कि इन बल्ब्स को रजिस्टर्स में कन्वर्ट कर दो। R2 कितना होगा? V स्क्वायर अपॉन P2, यानी कि 220 इंटू 220 अपॉन 50, 20 यानी कि 4840 अपॉन 5, 5 यानी कि 5 9 जा 45 और 3 5 6 जा 30 और 4 5 जा 49 68 ओम। 9 R3 की बात करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन P3, राइट? तो ये होगा 220 इंटू 220 अपॉन 25 5, तो 5 4 25 और 5 4 20, 5 4 20, एंड देन 5 4 44 इंटू 44। 44 का स्क्वायर कितना होता है? लेट मी कैलकुलेट इट। 40 44 इंटू 44, 44 इंटू 44 इज इक्वल टू 936, 1936 ओम। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? 1936 25 वॉट का होगा। किसका होगा? 25 वॉट का 1930 होगा, इसका 25 24 वॉट का वोट होगा। का। हाँ ठीक है। यस सर, अब देखो ध्यान से, इसका सबसे क्योंकि ज्यादा हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस। तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो पावर इज इक्वल टू क्या यस होगा? सर। I स्क्वायर R इन सीरीज, है ना? आई सीरीज स्क्वायर। में तो यस सर, करंट कांस्टेंट होता है सीरीज में। यस सर। आई कांस्टेंट। I कांस्टेंट है, इट मींस P इज प्रोपोर्शनल टू R। मैंने पीछे बताया आपको, यानी कि R जिसका ज्यादा पावर उसका ज्यादा, यस सर, R जिसका कम पावर उसका कम। ज्यादा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस है वो कम। R3 का है, सब उससे कम रेजिस्टेंस R2 का, उससे कम 25 वोट रेजिस्टेंस का R1। था। यानी सबसे ज्यादा पावर जो होगा वो P3 का होगा, सबसे कम पावर P2 का, उससे कम P1 का सबसे कम। यानी कि पावर सबसे ज्यादा P3 का होगा, यहाँ पे सबसे कम दिख रहा है 25, लेकिन एक्चुअली में जब इसको ऑन करेंगे यस स्विच सर। को,
तो सबसे ज्यादा पावर डिसिपेट सबसे ज्यादा 25 वॉट का वाला करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उसी का है। आई बात समझ? अच्छा यस सर, यस सर, हाँ, तो वो यानी ज्यादा सबसे ब्राइट होगा, ज्यादा ब्राइट कौन होगा? थर्ड वाला। चौंक गया 25 ना? होगा। चौंक गया ना? यस सर, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। ये 100 देख के टिक नहीं मारना कि 100 इसका है ना, अच्छा अच्छा यस टिक मार सर, देता नहीं। सीरीज में कनेक्टेड है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये पावर असल में कितना कंज्यूम करेगा। जिसका रेजिस्टेंस, ध्यान रखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा। तो अब तो हमको सिंपल दिख रहा है भाई, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये तो फॉर्मूला हमको पता बार, ही है ना, ये तो फॉर्मूला हमको पता ही है ना। यानी कि यस सर, R इज इक्वल टू यस वी सर, स्क्वायर अपॉन पी। देखो शॉर्टकट में कैसे सोचोगे, R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। जिसका पावर ज्यादा उसका पी रेजिस्टेंस कम, और जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। तो इसका पावर सबसे कम ज्यादा, तो यस इसका सर, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो तो एक्चुअल पावर रेजिस्टेंस भी सबसे इसका ज्यादा, हाँ, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो एक्चुअल पावर भी इसका ज्यादा। यानी कि सबसे ब्राइटेस्ट होगा अच्छा ये थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला, हाँ, नहीं समझ में आया? इट जिसको अरे समझ में यस सर, आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया? सर यही वाला तीनों बग्स ये पैरेलल में होते तो वही क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको, अगर आ गया, तुम कह रहे हो ना मेरे को आ गया, तुमने कहा ना मेरे को कि आ गया सर, मेरे को हो गया। सीरीज वाला ही, मैंने बोला तुमको नहीं आया, तुमने बोला सर मेरे को आ गया, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ लो। अगर तुमको आ गया तो फिर ये वाला करके दिखाओ सेम लॉजिक से। मैं वोल्टेज 220 ही दे रहा हूँ, 220 वोल्टेज देने से क्या होगा, तुम्हारा सोल्यूशन आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर 220 की जगह पे मैं 100 वोल्ट कर दूंगा तो फिर तो तुम मतलब कि परेशानी हो जाओगे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 100 वॉट का है, कितने पे, 220 वोल्ट पर है। ये 50 वॉट का बल्ब है 220 वोल्ट पे, और ये 25 वॉट का बल्ब है 220 वोल्ट पे। ठीक बेटा, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यस सही है, सर, ए बी सी डी, इनमें से सही कौन सा है? फर्स्ट, थर्ड, या फर्स्ट इक्वल टू सेकंड इक्वल टू थर्ड, या थर्ड is greater than second is greater than first, or D, second is greater than first is greater than third। क्वेश्चन क्या है? which is brightest? जल्दी करो एडजस्ट, जल्दी से करो बेटा, जल्दी से, कम ऑन। इसमें होगा ये पैरेलल में है तो R जिसका कम होगा उसका पावर सबसे ज्यादा होगा, तो इसमें सबसे रेजिस्टेंस कम है 484 का, तो इसका पावर सबसे ज्यादा होगा, तो इसका पावर सबसे ज्यादा होगा सर। तो P इसमें P1 इसमें तो सर मुझे तो इसमें P1 लग रहा है। हाँ फिर जी, इसमें एक्चुअली में क्या होगा कि R1 is lesser than R2 is lesser than R3। R3 और पैरेलल में रिलेशन क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया पैरेलल में क्या रिलेशन होता है, पैरेलल में रिलेशन होता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इनवर्स रिलेशन, हाँ, मतलब जिसका R ग्रेटर उसका P लेसर, इट मींस कि P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। देन P2 कौन is सा greater ऑप्शन than सही है, P3 कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो। सर ए, बहुत बढ़िया, मतलब तुमको समझ आ गया ना। यस सर,
ओके 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 एक और क्वेश्चन तुमको करवा देते हैं नहीं? नहीं, एक आखिरी सवाल, कल क्लास तुमको लेनी है नहीं लेनी है? कल क्या है सर? कल क्रिसमस है अच्छा इसलिए पूछ रहा हूँ। क्रिसमस, नहीं नहीं सर, क्रिसमस क्या नहीं नहीं लेनी है नहीं लेनी है नहीं? लेनी है सर, लेनी है सर, मतलब हम क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते ना सर। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे मैं पूछा क्योंकि जनरली क्रिसमस पे ऑफ होता है और नहीं सेलिब्रेट तो हम भी नहीं करते, बट आई एम आस्किंग टू यू। यस सर। नहीं बहुत से लोग क्रिसमस पे कुछ प्लान आउट करते हैं, कहीं जाते हैं घूमते कुछ भी करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू। चलो तो लेट अस सपोज ये आपका फर्स्ट सर्किट है, ठीक? सबकी रेजिस्टेंस 1 ओम का है, कितना है 1 ओम का सबका रेजिस्टेंस है, और पोटेंशियल लेट अस सपोज 3 वोल्ट है। जो सेकंड सर्किट है आपका वो कुछ ऐसा है, वन 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 वन, ठीक है? ये सेकंड सर्किट है। एंड जो थर्ड है बेटा आपका वो है ठीक, ये भी रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं सारे के सारे, ठीक है? ये थर्ड, यस ठीक। क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव लिखो, यहाँ पे तो फॉलोइंग नहीं है, विच ऑफ द अबव करेक्ट, विच ऑफ द अबव इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए is P1 greater than P2 greater than P3. Option number B, P3 greater than P2 greater than P1. Option number C is P2 greater than P1 greater than P3. Option number D is P2 greater than P3 greater than P1. ठीक है? इसके इसके पावर को मैंने P1 बोला, इसके पावर को मैंने P2 बोला, इसके पावर को मैंने P3 बोला, ठीक है? अब इसमें बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। क्या करना है आपको? पावर निकालनी है। नहीं, यस सर। ये वोल्टेज 3 वोल्ट यहाँ भी है, 3 वोल्ट यहाँ भी है, सिंपल क्वेश्चन है इट जैज, अगर तुम कंफ्यूज करोगी तो मुझे हंसी आएगी। सिंपल क्वेश्चन है और मैं इसको बता दूं कि दिस वाज आस्क्ड इन
IIT 2008। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अरे पावर ही तो कंज्यूम कैलकुलेट करना है ना बेटा। क्या होता है पावर का फॉर्मूला? P इक्वल क्या होता है बेटा? V स्क्वायर अपॉन R। आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते तीनों क्वेश्चन में। कर सकते हैं सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो ना आप, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। 1 2 3 जिसका 4 5 रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम उसका पावर सबसे मैक्सिमम, और जिसका रेजिस्टेंस सबसे मैक्सिमम उसका पावर सबसे मिनिमम। सिंपल है ना। अगर आप इसका फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, सॉरी पहले इसका R निकालो। R इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? ध्यान से देखो, ये यहाँ पे 3 वोल्ट होगा और यहाँ पे कितना होगा? 0 वोल्ट होगा, क्योंकि मैंने इसको 3 वोल्ट कह दिया, इसको 0 वोल्ट कह दिया। ठीक है। इसके बाद फिर देखो ध्यान से, ये एक रजिस्टर हो गया, एक रजिस्टर हो गया, ये यहाँ से एक दो कनेक्शन है, ये और एक ये, R1 R2। ठीक है। फिर यहाँ से 0 से जब चलोगे तो ये होगा R3 R4, R1 R2 R3 R4, और बीच वाला रजिस्टर हो गया R5। ठीक। कुछ ऐसा सर्किट था आपके पास जब R1 R2 का रेशियो R3 R4 का रेशियो के इक्वल हो जाए तो क्या बोलते थे इसको? याद है कुछ? एडजेस कुछ याद है आपको जब मैंने पढ़ाया था आपको व्हीटस्टोन ब्रिज? याद है व्हीटस्टोन ब्रिज? कंसीडर नहीं कर। R1 R2 अपॉन R3 R4 का जब रेशियो इक्वल हो जाए तो कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो फिर फिफ्थ रजिस्टर को कंसीडर नहीं करते हैं। नहीं करते। ये खत्म हो जाएगा। तो अब क्या बन गया? अब ये बन गया आपका, ये दोनों पैरेलल, 1 और 1 पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल। तो 1 1 का पैरेलल कितना होता है? 1/2। ठीक है। तो होगा R1 R2 का पैरेलल और प्लस R3 R4 का पैरेलल। तो 1 1 का पैरेलल कितना होगा? 1/2। ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से जब P निकालोगे तो क्या होगा? V स्क्वायर अपॉन R, है ना। V कितना है? 3 का स्क्वायर 3 अपॉन R कितना है? 1। R1 तो ये होगा 9 तो वॉट। 9। सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस देखो ना, सिंपल है। ये देखो, ये तीनों पैरेलल दिख रहा है साफ साफ, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये दिख रहा है ना पैरेलल? यस सर। 2 1 2 ये तीन रजिस्टर्स पैरेलल में आपस में। यहाँ से R निकालोगे, R इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना होगा? 2 into 1 into 2, R1 into R2 into R3 अपॉन R1 into R2 यानी कि 2 into 1 प्लस R2 into R3 यानी कि 1 into 2 और प्लस R1 into R3 यानी कि 2 into 2। ये फॉर्मूला होता है ना। ये फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट इक्वल टू, जब तीन रजिस्टर्स हो तो R1 into R2 into R3 अपॉन R1 into R2 प्लस R2 into R3 प्लस और प्लस R1 into R3। R1 R3 याद नहीं है ना तुमको? याद है सर। नहीं याद है, झूठ। 2 और ये प्लस वाला 2 is 4, 2 2 4 4 और 4 8। तो कितना होगा? 1 और ये कितना होगा? 2, 1/2। इनका इक्विवेलेंट हो गया 1/2। तो इनका पावर कितना होगा? P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। सबसे कम रेजिस्टेंस इसी का होगा। तो वोल्टेज कितना है? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन R इज 1/2 एंड 18। ठीक है। इसका पावर निकालो। इसका R इक्वल टू कितना? ये 2 और 2 पैरेलल में है तो 2 अपॉन 2, ये 2 और 2 पैरेलल में, तो 2 अपॉन वो बोल रही थी इससे। अच्छा तो मेरे डांटो मत मेरे को। तो ऊपर वाले 1 1 2 सीरीज में, नीचे वाले 1 1 2 सीरीज में, इनका पैरेलल निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 का पैरेलल हो जाएगा 1, होगा ना? प्लस 1 2 2 हाँ, सर 1। ये दोनों सीरीज में ना, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में,
और ये दोनों सीरीज में, हाँ ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में, ये 2 और इसका भी तो 2 इनका होगा ऐसे। 2 और ये 2 आपस में पैरेलल में, तो 2 का पैरेलल हो जाएगा 1। तो अब यहाँ से P यस सर। निकालोगे बेटा, तो P इक्वल टू होगा V स्क्वायर अपॉन R। वोल्टेज 3 है, 3 का स्क्वायर होगा 9 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है बेटा 1, तो ये होगा 9 वॉट। अब बोलिए, अब कंपेयर कर सकते हैं आप? यस सर। इसका भी 9 इसका हुआ। ये कैसे हो सर गया? फर्स्ट का 9 आया था ना? फर्स्ट का फर्स्ट भी का 9 9, 9 लास्ट का आया भी था, 9, सेकंड का 9 आया था। थर्ड का भी 9। थर्ड का 9 नहीं आएगा, 2 1 और 1 का पैरेलल 2 2 2 2 का पैरेलल 9। ये दोनों सीरीज में 2 अच्छा अच्छा, इसमें 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 2 एक और इसमें इसमें एक और रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड, यहाँ पे 1 ओम का, ठीक है। तो यहाँ से फिर आर, ये हो गया आर पी। तो अब आर इक्वल टू 1 + 1 = 2, तो ये 2 9/2। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? थर्ड वाला। सबसे बड़ा होगा सेकंड वाला। देख लो, सबसे बड़ा सेकंड वाला, उसके बाद सेकंड सेकंड फर्स्ट वाला वाला, उसके बाद थर्ड वाला। ऑप्शन नंबर सी। P2 तो P2 जेई होगा जेई बराबर एडवांस से। में पूछा गया सवाल था, लेकिन कितना सिंपल था बोलो, खाली रेजिस्टेंस सॉल्व करना था बस। रेजिस्टेंस सॉल्व करके आंसर हो गया। यस सर। है समझ में? बोलो, एडजस्ट। हाँ जी हाँ जी। वेरी वेरी गुड, ठीक है बेटा। चलो, तो एक क्लास में यस और ये सर। चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो है हमारा वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का है, जिसमें आपको मीटर, ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों में पढ़ाऊंगा। सर ये न्यूमेरिकल्स है ना सर, मेरे को पता ही नहीं चलता कि क्या होता है करके सर। क्या नहीं पता चलता आपको? करना क्या है ये समझ में नहीं आता? मतलब सर ये स्टार्ट कैसे करूँ, मैं कुछ मतलब आइडिया नहीं है सर। मैं तो हमेशा छोड़ देती हूँ सर, हमेशा। अरे रे रे रे, ऐसा नहीं करना, ये तो गलत बात है। सब पता है, मतलब मैंने ना 11th में को मतलब कहा था कि मैं कुछ होता है, तो मैं भी मतलब सर रिविजन्स कर लेना करके, तो मैं मैंने एक क्या अटेम्प्ट क्या 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 सबमिशन कर लेना, मतलब समझा नहीं मैं। नहीं सर, मैंने मैम को कहा था ना सर कि मेरे से न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो हाँ, उन्होंने कहा कि फिर डेरिवेशन लेना सर। तो फिर 11th में भी मतलब थ्योरी पास मतलब मैंने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं। अरे तो वो सॉल्यूशन नहीं है ना, डेरिवेशन कर लेना, वो तो एक एक ऑल्टरनेटिव है कि एग्जाम पास कैसे करे। सॉल्यूशन हाँ सर सॉल्यूशन का वही। इसका सॉल्यूशन एक बार सॉल्यूशन इसका यही है कि जो थेरीज आपने पढ़ी हैं, उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ने के बाद उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो बुक में दी होती हैं वो आपको लगानी है, और एक न्यूमेरिकल को बार बार बनाना है। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चलो ठीक है तुमसे नहीं हो पाया, दोबारा से उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तुम बुक में सॉल्यूशन को देख लो, फिर सॉल्यूशन देख के ही सॉल्व करो। एक दो बार, तीन बार, चार बार जब सॉल्यूशन को देख के सॉल्व कर लोगे ना, तो फिर न्यूमेरिकल करने का अंदाज आएगा। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से होता है बेटा। ये तो क्लास 10th में न्यूमेरिकल्स किए थे आपने। क्लास सर 10th में 8th आपने आपने 9th में एक ही टीचर थी हाँ, सर, और मैम को पता था कि मेरी वीक है, तो मैम बोलती थी कि आप इस न्यूमेरिकल वजह से आप और भी करना चाहते हो, तो उसमें सर ने भी मतलब न्यूमेरिकल मुझे करने को नहीं कहा सर। तो मैं फिजिक्स में थ्योरी पढ़ती थी अरे सर। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं बेटा। आपने 10th क्लास में भी न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे, 9th क्लास में? मुझसे 8th 9th 10th तीनों सेम टीचर थी ना सर, तो वो मुझे वही बोली कि आपकी मैथ्स बहुत कमजोर है, तो आप ये इससे कंफ्यूज हो जाते हो। अरे मैथ्स कमजोर, तो मैथ्स का पार्ट तो तब आएगा जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें यही नहीं पता सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करेंगे। yes, तो मैथ्स का पार्ट तो बाद में आएगा ना, पहले तो क्वेश्चन अंडर समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में करना क्या है और गिवन क्या है ये मालूम पड़ना चाहिए ना। तो बेटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब क्लास 12th में आप हो और 12th आपका सेशन एंड पे पर है,
तो आपको तो हम यही रिकमेंड करेंगे बेटा। आपके पास कौन सी बुक है 12th फिजिक्स की? अभी तो एनसीईआरटी है सर। ना 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 ना, तो एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं होंगे। सर वो एनसीईआरटी एमटी से वो बोल रहे थे 29 को आ जाएगी सर, ऑर्डर कर रखा है ना। कर रखा आपने ऑर्डर? ओके, नहीं वो तो ठीक है, वो तो बोर्ड के यस सर। प्रिपरेशन के लिए, न्यूमेरिकल्स प्रिपरेशन के लिए नहीं है। ओके, तो अच्छा, सर जो निष्कर्ष सर आपको भेजते हैं असाइनमेंट, तो आप सॉल्व करते हो? हाँ, स्टार्टिंग से किया था सर, अब इसमें अभी नहीं, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया ना, लास्ट के 1-2 बच्चे ऊपर से करे है सर। प्रैक्टिकल्स कौन से स्टार्ट हो गए? अभी प्रैक्टिकल्स एग्जाम तो सारे पोस्टपोन हो गए, फरवरी के बाद होंगे। हमें ना लिखने को बता रहे थे, तो मैम ऐसे लिखने दिखा के रहे लिए? थे केमिकल और बायो से लिखने के लिए प्रैक्टिकल भी खरीदने को कहा सर, और वो दिया, और सारा प्रैक्टिकल करने को कहा सर, बायो का भी दिया है। नहीं, वैसे तो सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि जनवरी फेब में कोई सा भी प्रैक्टिकल, कोई सा भी पेपर नहीं होगा, रिपोर्ट्स या कुछ भी नहीं होगा। ये वो जो भी मतलब होने होंगे वो वो कह रहे सब हैं ना कि फेब के बाद में। चैनल वाले हैं? सर, बाहर वाले कह रहे हैं ना प्रैक्टिकल। अच्छा, नहीं नहीं, वो सब भी, वो प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपका स्कूल में ही होगा। तो लिखने के लिए क्या, लिखने के लिए तो बाद में भी लिख यस सकते हो। सर। उनसे पूछो डेडलाइन क्या है। सर नहीं बेटा, सर देखो वो सर, तो वैसे ऐसे से ऐसे ऐसे लिखना। देखो, एक बात बताओ एडजस्ट, अगर हम एक्सक्यूजेस यस सर। बनाएंगे ना, तो हमारे पास बहुत सारे लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस होंगे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो निष्कर्ष सर आपको यस भेजते हैं सर। असाइनमेंट, वो असाइनमेंट आप डेली बेसिस पे करो, और उसी को करने से प्रैक्टिस होगा, और उसी को करने से न्यूमेरिकल शायद सीख जाओ। क्योंकि वो आप करोगे, अटेम्प्ट करोगे, नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट होगे, गुस्सा आएगा, फिर तुम अगली बार हमसे पूछोगे, मेरा भी दिमाग चाटोगे, बट कोई बात नहीं, आई एम रेडी फॉर दैट, राइट? क्योंकि उससे आपको बेनिफिट होगा। उससे क्वेश्चन जब सामने आएगा ना, और आप करना चाहोगे और आपसे होगा नहीं, तो अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा तुम सॉल्यूशन ढूंढोगे बुक में, उस वो भी ठीक है। सॉल्यूशन तुमको बुक में मिल भी जाएगा, तुम उसको देख के कॉपी भी कर लोगे, वो भी ठीक है। लेकिन आई विल रिकमेंड कि उसको कर लिया तो फिर दोबारा से भी करो, 1-2 दिन के बाद फिर से ट्राई करो उसको, कि सॉल्यूशन जो किया था वो तो तुमको याद ही हो कैसे कैसे किया था, बिना देखे ट्राई करो। नहीं हो पाता, फिर देख के ट्राई करो, फिर बिना देखे ट्राई करो, ऐसे करो। तो उसमें मेहनत करना पड़ेगा बेटा। तो आपको जो न्यूमेरिकल्स भेजते हैं निष्कर्ष सर, उसको आपको डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे। नहीं होगा तो मुझसे पूछना होगा, नहीं पूछोगे तो बेटा हम क्या जानेंगे आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं तो आपको सिलेबस करवाता चला जाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर बस एक दिन का और रह गया, एक दिन और पढ़ाऊंगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाए, 3 चैप्टर आपके समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपका स्टार्ट करेंगे, 2 वीक तक वो भी चलेगा, क्योंकि वो भी थोड़ा लंबा चैप्टर है। इसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर में कुछ है ही नहीं, वो तो बस ऐसे ही हो जाएगा। इसके बाद फिर मेन चैप्टर ईएमआई और एसी रह जाएगा, तो ईएमआई और एसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बाकी ये सारे चैप्टर्स जो मेजर मेजर थे वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर उधर टाइम लगेगा ऑप्टिक्स के अंदर, बाकी सब सेमीकंडक्टर वगैरह सब आसान है। तो हमारा सिलेबस तो बिल्कुल स्मूथली चलेगा और आपके बोर्ड से काफी पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन आप कितना उसको कैचअप कर पाते हो, कितना आप उसको कहते हैं ना कि इसको कंसीव कर पाते हो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में आप वही लिख पाओगे जो आपके दिमाग में होगा और जो आप सीख पाए हो। अदरवाइज आप रट के चाहोगे कि हम फिजिक्स में पास कर जाएं या फिजिक्स के एग्जाम हमारा नीट का अच्छा हो जाए, चांस नहीं बेटा। फ्रैंकली आई एम स्पीकिंग, चांस नहीं कि आप चाहोगे कि रट के और थ्योरी सिर्फ पढ़ के हम पास कर जाएंगे और नीट में अच्छे एग्जाम भी। देखो थ्योरीज भी आप 100% करेक्ट नहीं लिख सकते ना, तो थ्योरी में भी आपको आपको गलतियां होंगी, डेरिवेशन में भी गलतियां होंगी, क्योंकि डेरिवेशन जो फिजिक्स में आपको मैंने पढ़ाया है, आप देखो चैप्टर 2 में जो डेरिवेशन मैंने करवाए हैं, चैप्टर 1 में जो गॉस थ्योरम करवाया है, चैप्टर 2 के अंदर जो मैंने डेरिवेशंस करवाए हैं, चैप्टर 3 में जो डेरिवेशंस मैंने करवाए हैं, ये सारे डेरिवेशन बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेस्ड जो डेरिवेशंस होते हैं वो तो मैथ्स होता है। तो फिर उसमें दिक्कत आएगी आपको, और उसमें दिक्कत आएगी तो फिर डेरिवेशन भी कंप्लीट नहीं होगा। और थ्योरीज तो 100% परफेक्ट तो कोई लिख नहीं सकता, उसमें 1-2 नंबर कटेंगे ही कटेंगे। तो न्यूमेरिकल्स को पूरी पूरी तरीके से छोड़ के आप चाहोगे कि हम फिजिक्स को कर लें, पार कर जाए, तो मुश्किल है बच्चा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आपके पास अभी बहुत टाइम है, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है कि आप इसको चाहो तो
थोड़ा सा बकल अप करके आप बेटर कर सकते हो। ये मेरी मतलब कहते हैं ना कि हम इसको समझा दे रहे हैं आपको, बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है कैसे करना जी सर। है ना? नहीं, अगर नहीं आपके सर, वो पास तो आपने सही कहा ये। हाँ जी, हाँ जी, तो सही कहा, वो आपके लिए कहा, मेरे लिए सही नहीं था। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि एनसीईआरटी के अलावा आप चाहो तो रेफरेंस बुक भी खरीद लो, और एक रेफरेंस बुक आती है एसएल अरोरा की। ऐसे लग रहा है। सर ये एसएल सब अरोरा हॉस्टल में सीनियर्स ने दिया था, सारा हॉस्टल में पढ़ा है सर। बेटा हॉस्टल में पढ़ा है तो अब हॉस्टल कब जाओगे इसकी गारंटी नहीं है ना अभी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि यस सर। दिल्ली 31 से मार्च से पहले खुलेगा, मतलब फेब तक तो चांस है नहीं। ठीक है, तो आप बुक खरीद लो। एसएल अरोरा की बुक आती है, दो वॉल्यूम होगा इसका, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2। अरे तुम डाउनलोड कर लो इंटरनेट से पीडीएफ, हाँ। पीडीएफ। जैसे नहीं मिलेगा तो मुझे बताना, मैं तुमको डाउनलोड करके भेज दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जी कहाँ सर, से मिलेगा थैंक ये। यू। नहीं मिलेगा तो मुझे जैसे बताना, ट्राई करना, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मुझे बताना, मैं आई ट्राई। तुमको यस सर। हाँ आई विल ट्राई कि तुम ट्राई करो कि मिल जाए, नहीं मिलेगा तो फिर मुझे बताना, मैं जो है है इंतजाम है, मैं पीडीएफ जो है मंगवा लेता हूँ किसी भी बुक का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तुमको हम जी भेज देंगे सर। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 यस। का पूरा पूरा पीडीएफ, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम मोबाइल से पढ़ना चाहो तो। बट मेरी जो अपनी पसंद है वो ये है कि बुक हो तो फिजिकल फॉर्मेट में हो, पेपर फॉर्मेट में हो। ये मोबाइल से मैं बुक वो वुक नहीं तो पढ़ता हूँ, मैं खासतौर पे मैं मेरी यही आदत है। तो एसएल अरोरा की बुक आती है फिजिक्स की, सही है। लेकिन हाँ बुक थोड़ी मोटी होगी, जैसे लेकिन स्टिल उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस इतने सारे हैं कि तो अगर कोई बंदा दिल से चाह ले तो मतलब बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है, 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है। और प्लस एमटीजी अच्छा। रिकमेंड मैंने क्यों किया, क्या बोर्ड के क्वेश्चन